तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ऐसे समीकरण जो तीनों समीकरण एक घाती हो। जब तीनों समीकरण एक घाती हो, सब में घात एक रहेगा, ऐसे समीकरणों का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं पहला प्रश्न लेता हूं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x plus y plus z is equal to 6, 2x plus 3y plus z is equal to 11, x plus 2y plus 3z is equal to 14। और यदि लैम्डा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, और ये जो हमारा जो प्रश्न है ये तीनों जो समीकरण है वो एक घाती हैं। जो तीनों समीकरण है वो एक घाती हैं। ये भी एक घात वाला समीकरण है, ये भी एक घात वाला है, ये भी एक घात वाला है। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे। दिए गए समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ये हो गया समीकरण नंबर 2। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण हैं और ये तीनों समीकरण एक घाती हैं। तो ऐसे स्थिति में हम पहले कोई 2 समीकरण लेते हैं, और यहां से जैसे हमने पहला समीकरण लिया और दूसरा समीकरण लिया, इसमें से किसी एक चर को हम हटाते हैं, एक चर को हम विलोपित करते हैं। जैसे अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाऊं तो z हमारा विलोपित हो जाएगा, हमें x और y के रूप में हमें समीकरण प्राप्त होगा, 2 चर वाले समीकरण, तीसरा चर हट जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम देखते हैं z का गुणांक 3 है, यहाँ पे z का गुणांक 1 है। जब किसी चर को हम विलोपित करना चाहते हैं तो उसके गुणांक को समान करना होगा। ये ऐसे प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। उसके गुणांक को समान करना होगा, तो गुणांक को समान करके फिर हम यहाँ से z को डिलीट कर देंगे।
यहां से हम जेड को फिर विलोपित कर देंगे। यहां से पहले और दूसरे से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। हम किसी को भी हम विलोपित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें खाली जेड को ही विलोपित करना है। हम देखते हैं कि कौन सा चर सुविधाजनक ढंग से वो विलोपित हो सकता है। पहले और दूसरे समीकरण हमने लिया और यहां से हमने किसको विलोपित किया, जेड को। फिर हम लेते हैं दूसरे और तीसरे को लेते हैं। तो ये जब जेड विलोपित हो जाएगा तो हमको दो चर वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम दूसरे और तीसरे को लेंगे, फिर यहां से हम जेड को विलोपित कर देंगे, फिर वो हमें समीकरण जो प्राप्त होगा एक्स और वाई के रूप में समीकरण प्राप्त होगा। फिर ऐसे दो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएंगे और उन समीकरणों को हल करके हम एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात होगा, फिर हम उन मानों को यहाँ पे हम रख के समीकरण 1 में रख के हम जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 2 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 11। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमको वहां पे जेड को विलोपित करना है। जेड जैसे विलोपित हो जाएगा तो जो समीकरण प्राप्त होगा एक्स और वाई के रूप में प्राप्त होगा, दो चर वाला हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो घटाएंगे तो ये यहाँ पे हम सामने माइनस लगा देते हैं और इधर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस x माइनस 2x माइनस x, y माइनस 3y माइनस 2y, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 11 में 6 घटेगा 5, लेकिन माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, सभी में माइनस साइन है, तीनों पदों में माइनस चिन्ह है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, ऋण से हम इसको गुणा कर देते हैं। ऋण से हम गुणा करेंगे तो पूरे पद धनात्मक हो जाएंगे। तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ऋण से गुणा कर रहे हैं करके, इसके लिए हम केवल इम्प्लाइज दैट लगाते हैं और हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। इसको हम अलग से नोट करके और रख लेते इधर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो चर वाला समीकरण प्राप्त हुआ, x और y, z हमारा विलोपित हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 को फिर हल करके फिर यहां से हम z को विलोपित कर देंगे। तो z को यहाँ पे विलोपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे z का जो गुणांक है, समीकरण नंबर 3 में z का जो गुणांक है वो 3 है, यहाँ पे जो z का गुणांक 1 है। तो जब तक हम उसे गुणांकों को समान नहीं करेंगे तब तक वो विलोपित नहीं होंगे पद, चर राशि। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको z को समीकरण 2 और 3 से हम जब z को विलोपित करेंगे तो समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे,
जब समीकरण में गुणा होगा दोनों पक्ष में गुणा होगा। समीकरण 2 में 3 का गुणा करके हम समीकरण नंबर 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा क्यों गुणा करेंगे मैं बता चुका हूं अभी, ताकि गुणांक बराबर हो जाए और घटाने पे ये जो चर है विलोपित हो जाए। समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में 3 का गुणा करके 3 का गुणा करके समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर 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 ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6x, 3 तिया 9y और ये हो जाएगा 3z बराबर 11 तिया 33 ये। और हमको घटाना है समीकरण नंबर 3 को। ये समीकरण 3 है हमारा। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, तो ये हमें मिलेगा 6x में से 1x घटेगा तो 5x मिलेगा और 9y में से 2y घटेगा तो हमें मिलेगा 7y और ये 3z माइनस का और 3z प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3z में हमने 3z को घटाया तो शून्य आ गया तो उसको हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया और ये हो गया 33 में हम 14 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 19। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। ये भी हमें 2 चर वाला समीकरण प्राप्त हुआ, x और y वाला। अब इसको हम अभी तक हमने नंबर लिया है 4 तक और ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं समीकरण 4 और 5। समीकरण 4 और 5 को हम हल करके समीकरण 4 और 5 को हम हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। फाइव एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 19। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5।
अब हम समीकरण 4 और 5 को लेंगे। समीकरण 4 और 5 को हल करने पर समीकरण 4 और 5 को हल करने पर समीकरण 4 और 5 को हल करने पर ये दोनों समीकरण हमारे दो चर वाले समीकरण हैं, और इस प्रकार के समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम जानते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये नंबर 4 हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इस प्रकार के समीकरणों के हल करने के कई तरीके हैं, तो उसमें से मैं लेता हूं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 4 से x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, हम किसी एक चर का मान को निकाल के हम दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। एक होता है गुणांक विधि, जिसमें हम गुणांकों को बराबर करके एक चर को हम विलोपित करते हैं, फिर जब एक चर का मान ज्ञात होता है उसको फिर हम रख के फिर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने कहां से x का मान निकाला है? हमने x का मान निकाला है समीकरण नंबर 4 से। अब ये जो मान है x का जो मान है वो हम रख देंगे समीकरण नंबर 5 में। समीकरण नंबर 5 में हम रख देंगे। जब समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा समीकरण है ये y में परिवर्तित हो जाएगा, एक चरी समीकरण हो जाएगा। y के फॉर्म में एक चरी समीकरण हो जाएगा, एक चर वाला y के रूप में एक चर वाला समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5 ये है। x का मान है 5 ऋण 2y धन 7y बराबर 19। 5 कोष्टक में 5 ऋण 2y धन 7y बराबर 19। अब इसको हम हल करके y का मान ज्ञात करेंगे। इम्प्लाइज दैट कोष्टक ओपन करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के बाहर 5 इसका अंदर गुणा हो जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10y प्लस 7y बराबर 19। 25 ये माइनस का 10y प्लस 7y, ऋण का 10y धन का 7y घटेगा। यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटेगा। 10 में से हम 7 घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। माइनस 3y इज इक्वल टू 19। इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इज इक्वल टू 19 माइनस 25। पक्षांतर कर दिया 25 का पक्षांतर हो गया। implies that minus 3y is equal to minus 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा y के वैल्यू 6/3।
implies that y is equal to 6/3। 3 से भाग जाएगा तो 3 दूनी 6, y बराबर 2, y बराबर 2। y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। ये y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 6 में। y का मान समीकरण 6 में रखने पर y का मान समीकरण 6 में रखने पर y का मान समीकरण 6 में रखने पर x इक्वल टू 5 माइनस 2, y का मान, ये यहाँ पे y का मान हम रख देंगे 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 4 implies that x 5 माइनस 4 1। ये हो गया x का मान, x का वैल्यू, x का मान हमें प्राप्त हुआ 1। x का मान मिल गया हमें, y का मान मिल गया। अब इन मानों को, x और y के मानों को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे हम रख के हम मान ज्ञात करेंगे z का, z का। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान है 1, y का मान है 2, धन z बराबर 6, तो 3 प्लस z इज इक्वल टू 6 implies that z इक्वल टू 6 माइनस 3। पक्षांतर हो गया इसका, 3 का चिन्ह बदल गया, z इक्वल टू 3, z का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इन तीनों मान को रख के, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि लैम्डा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, तब हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ये तीनों मान हमें ज्ञात हो चुके हैं, x का, y का और z का। ये तीनों मान को हम यहाँ पे रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, और इस समीकरण में हम रख के हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। लैम्डा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम मान रखते हैं x, y और z का। x का मान है हमारा, x का मान है 1, y का मान है हमारा 2, z का मान है 3। ये लैम्डा इंटू 1, लैम्डा 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 implies that lambda equal to 6 plus 1, lambda equal to 7। ये lambda का मान 7 हमें प्राप्त हुआ। x का मान हमें मिला, x बराबर हमें मिला 1, y बराबर मिला 2, z बराबर हमें मिला, z बराबर हमें मिला 3 और lambda बराबर मिला 7। ये हो गया हमारा समीकरण का हल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हल कीजिए। ये 3 समीकरण हमें दिए गए हैं, इसको हमें हल करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y प्लस जेड इज इक्वल टू 10, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये 3 समीकरण हमारे पास, और ये तीनों समीकरण एक घाती हैं, लेकिन इस समीकरण में हम तीनों को आपस में अगर हम जोड़ दें और उसके बाद फिर उसको आगे हम हल करें तो ये समीकरणों का हल हमें ज्ञात हो जाएगा। दिए गए समीकरण ये जो हो गया हमारा पहला समीकरण, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। y प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया हमारा z प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये 3 समीकरण है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों समीकरणों को पहले हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार का समीकरण पहले भी हमने हल किया है। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तीनों समीकरण जब हम जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि जब समीकरणों को जोड़ा जाता है तो लेफ्ट हैंड से जुड़ता है, राइट हैंड से जुड़ता है। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस z प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 8, 6 धन 10 धन 8 implies that, यहाँ देखते हैं सभी चर 2 बार है, x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार। x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस z 2z, और ये हो जाएगा हमारा 10, 6, 16 और 8, 24। 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24। implies that x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये 2 इधर भाग लग जाएगा, ये 24/2 हो जाएगा। implies that x प्लस वाई
प्लस जेड 24/2, 24 में 2 का भाग जाएगा तो 12। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। इसको हम समीकरण नंबर 4 लेते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 4 लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में से क्रमशः इन समीकरणों को घटा देते हैं। इनको हम घटा देते हैं। समीकरण नंबर 4 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो x और y वाले पद हमारा ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें z का मान प्राप्त हो जाएगा। जब समीकरण 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो y और z के पद कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा x का मान मिलेगा, हमें मिलेगा x का मान मिलेगा। और जब हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाएंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा, z और x कैंसिल हो जाएगा, y का मान प्राप्त होगा। इस तरीके से ये तीनों चरों का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 4 में से समीकरण समीकरण 4 में से समीकरण यहाँ पे लेते हैं हम क्रमशः समीकरण 4 में से क्रमशः समीकरण 1, 2 और 3 को घटाने पर समीकरण 1, 2 और 3 को घटाने पर 3 को घटाने पर तो सबसे पहले हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड घटेगा और राइट हैंड से राइट हैंड। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 6 implies that x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन का चेंज हो जाएगा, ये माइनस मिल जाएगा हमें। माइनस x माइनस वाई, 12 में 6 गया 6, implies that ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया z इक्वल टू 6। z इक्वल टू 6 हमें प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 10, 12 ऋण 10, implies that x प्लस वाई प्लस जेड, ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, 12 में 10 गया 2, ये माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, implies that x is equal to
ये हमें x का मान प्राप्त हो गया, x = 2। अब हम समीकरण नंबर 4 में से अब हम समीकरण नंबर 3 घटाएंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये z प्लस एक्स = 8, z प्लस एक्स = 12 minus 8, 12 minus 8 implies that x plus y plus z minus z minus x = 12 minus 8, 4। minus x plus x cancel, minus z plus z cancel, implies that y = 4, y = 4, z = 6। इस तरीके से ये x, y और z का मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिचुएशन के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे यहाँ पे हमने ये किया कि हम तीनों समीकरण को पहले हमने जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में हम ऐसी करके हल करते हैं। तीनों समीकरण को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमने बारी बारी से तीनों समीकरणों को घटा दिया और उससे हमें इन जो चर राशि है x, y, z का मान हमें ज्ञात हो गया। अब जैसे हम जानते हैं कि हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच के लिए हम यहाँ पे मान रखेंगे कि जैसे ये समीकरण में राइट हैंड साइड में 6 है, मान हम रखते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 का बायां भाग, x का मान 2 है, y का मान 4 है, तो 2 धन 4 बराबर 6। तो ये इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। अब हम बाकी और देखते हैं, y धन z, y का मान है 4 और z का मान है 6, 4 धन 6, 6 4 10। और उसके बाद तीसरा समीकरण z प्लस एक्स, z का मान है हमारा 6 और x का मान है हमारा 2, 6 धन 2 8। ये समीकरण नंबर 2 भी हमारा संतुष्ट हो रहा है। इधर राइट हैंड साइड में 10 है तो लेफ्ट हैंड में भी हमें 10 प्राप्त हो गया। समीकरण 3 में हम देखते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में 8 है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 8 प्राप्त हो गया। जब ये जो मान हमें प्राप्त हुए x, y और z के, इन मानों को जब हम उस दिए गए समीकरणों में जब हमने रखा तो ये सारे समीकरण, तीनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो गए। मतलब जो हमने मान प्राप्त किया है वो बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।